Everyone can listen me, and can my video and screen is available to everyone? Yes, sir. We are Okay. able to hear in. Okay. I'm so sorry. There was some technical glitch on my side, the network problem. So I reconnected to myself. Yes. Section 70 के अंदर अब किसी को कोई मेरे से कोई चीज पूछनी हो तो मुझे प्लीज पूछिए, so that we can proceed further. सेक्शन 70 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्लीज इसको लाइटली नहीं लेना है किसी ने भी. सेक्शन 70 का कोई भी आपको सम्मन इशू होता है, उस सम्मन के अंदर आपको प्रॉपर अपना एविडेंस देके आना है, डॉक्यूमेंट देके आने हैं, अपनी बात कह के आनी है. यू हैव टू अटेंड द हियरिंग ऑन द डेट एंड द टाइमिंग विच इज मेंशन. अगर आप नहीं जाते सेक्शन 70 के अंदर, देन इट विल बी टेकन एज एन अगेंस्ट लॉ अगेंस्ट यू. सेक्शन 70 की एक एक प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ आईपीसी. सेक्शन 193 एंड 228 आर द बेलेबल ऑफेंसेस. सेक्शन 193 स्पीक, अगर आपने कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अंदर एविडेंस दिया है जो फॉल्स है, या आपने कोई फैब्रिकेशन करी है किसी डॉक्यूमेंट की, या आपने कोई बात छुपाई है, देन a particular and this thing has been catch hold by the inquiry officer, proper officer, then आपके against आपको punishment मिल सकती है. This offense is under IPC is a punishable offense, and your sentence can be increased up to 7 years. That's why I'm saying कि section 70 is very important section. सम्मन को ignore मत करिए, चाहे वो आपको सम्मन 1000 बार issue हुए हो, आपको वहां पर जाके अपनी attendance देनी ही है. I know it is method has been used by department to harass the dealers, but you have no option. You cannot ignore section 70 summon. Yes, but most important thing, if the particular summon has been used to harass you, for example, every week someone has been issued, even providing the all documents to you, and after attending the proper judicial proceedings, harassment has been done, then you have to file a particular matter against that officer and against that someone in the court. But if you go to the court, then the thing which I have mentioned you earlier, you have a proper record that you had appeared there. मतलब आपके पास एक proper record होना चाहिए कि आप वहां पे appear हुए थे. अगर आपके पास इसका record नहीं हुआ, तो अगर आपने कोई भी केस कोर्ट में फाइल करा, देन इट विल बी टेकन एज एन अगेंस्ट यू, इट विल बी डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट, एंड पनिश एंड proper officer may get the but more powers by the court that the action must be taken, a stringent action must be taken against the dealer who is not appearing on the various summon issued by the department to assist the department in the inquiry. Similarly, section 228 of IPC is also a bailable offense, which also provides that if particular insult or investigation has been stopped by any person to whom the summon has been given, an insult has been done to the particular proper officer, then also it is punishable, and there will be a punishment of 6 months or fine. So जब भी आपका कोई प्रोफेशनल या आप अगर जाते हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, मैं भी मानता हूँ ईजी नहीं होती, वहां पर वेरियस तरीकों से और वेरियस क्वेश्चन से डीलर्स के साथ कभी कभी कुछ ऑफिसर्स मिसबिहेव भी करते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं कि आप भी उनके साथ मिसबिहेव करें, क्योंकि अगर आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, देन सेक्शन 228 आईपीसी के अंदर देन देयर विल बी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू. सो अगर समवन सेक्शन 70 में इशू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप वहां पे जाइए, अटेंड करिए. कोई रीजन है जिसके अगेंस्ट आप नहीं जा पाए, देन देयर शुड बी प्रॉपर adjournment must be taken regarding that particular section 70. मतलब आपको वहाँ पे inform करना चाहिए. You can inform through a postal letter or email IDs. एंड अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर अपनी प्रॉपर प्रेजेंस को मार्क करके आइए. अगर कोई स्टेटमेंट ली गई है तो वहाँ पे साइन करके आइए, और साथ ही साथ अपने पास वो सारे प्रूफ रखिए कि आप उस बिल्डिंग में गए थे. फॉर एग्जांपल, आप उस बिल्डिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली गार्ड कीपर होगा, देयर में बी प्रॉपर रजिस्टर विल बी मेंटेन. लोग इग्नोर कर देते हैं, उसे इग्नोर मत करिए. वहाँ पे पास का प्रोविजन होता है कि दैट फॉर एंटरिंग द पास, फॉर एंटरिंग दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग द पास मस्ट बी इशूड टू यू. उस पास को अपने पास संभाल के रखिए, उस सम्मन की कॉपी कर अटैच करके रखिए, एंड प्रॉपर फाइल्स मस्ट बी मेंटेन्ड अगेंस्ट ऑल द सम्मन व्हिच हैव बीन इशूड टू यू.
आई होप मेरे ख्याल से सेक्शन 70 की इंपॉर्टेंस सबको समझ आ गई होगी. अगर किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछना हो तो देन ही कैन आस्क, और ही और शी कैन आस्क, एंड सो और इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन आई कैन प्रोसीड फर्दर. I hope we have to. I think we should proceed further in section 71. Section 71 is access to business premises of the dealer. जब भी कोई सेक्शन 71 के अंदर कोई ऑफिसर पर्टिकुलर किसी डीलर के प्रीमाइसिस पे जाता है, तो उस पर्टिकुलर प्रीमाइसिस के अंदर जाने के लिए उसको पावर मिलती है सेक्शन 71 से. सेक्शन 71 कहता है कि अगर किसी ऑफिसर को किसी चीज की इंक्वायरी करनी है और उस इंक्वायरी के लिए उसे उस पर्टिकुलर ऑफिस में जाना है डीलर के, तो सेक्शन 71 के अंदर उसको पावर दी गई है. अब वो किसी पर्टिकुलर चीज को वेरीफाई करने के लिए, फॉर कंडक्टिंग पर्टिकुलर ऑडिट, और फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो ब्लैंकेट सेक्शन 71 देता है डिपार्टमेंट को, वो है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. मतलब कोई इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू का कोई भी रीजन देके डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर आपके यहाँ बिजनेस प्रीमाइसेस में एक्सेस कर सकता है. अब एक चीज इस सेक्शन में दी गई है कि अगर सेक्शन 71 में कोई भी डीलर प्रीमाइसिस के अंदर एंटर करता है, तो उसको एंटर करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑफिसर को एक रैंक डेजिग्नेट करा गया है सेक्शन 71. दैट रैंक्स मींस नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर. मींस अगर कोई भी ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर की रैंक से बिलो है, वो आपके पास सेक्शन 71 की पावर दिखा के आता है कि जी मैं प्रॉपर ऑफिसर हूं और मुझे आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करनी है. तो आप कहेंगे रुक जाइए भाई साहब, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए पहले. अगर आप जॉइंट कमिश्नर की रैंक से नीचे हैं तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा. बट इसके अंदर वेरियस जजमेंट्स आ चुकी हैं कोर्ट्स की. उसमें ये लिखा गया है अगर प्रॉपर डेलीगेशन हैज बीन डन, तो उस डेलीगेशन को दिखा के दे कैन एक्सेस टू द बिजनेस प्रीमाइसेस. अब जो बिजनेस प्रीमाइसेस में एक्सेस आपने कर लिया है, अब आप उस बिजनेस प्रीमाइसेस में एक्सेस करने के टाइम पे आपको एज अ डीलर क्या क्या उनको दिखाना है. आपको दिखाना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना कंप्यूटर, जिसके अंदर आप कंप्यूटर्स का मतलब होता है जो आपने यूज कर रहे हैं अपने डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए. आपको अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया जो टैली सॉफ्टवेयर या बिजी सॉफ्टवेयर या एनी अदर सॉफ्टवेयर विच यू आर मेंटेनिंग फॉर द ट्रांजेक्शंस ऑफ सेल परचेज or service of providing services to your customers, or any other document which relates to the your business thing, which related to your business or particular selling or servicing of goods or services, any other thing. आप किसी चीज को डिनाई नहीं करते. अगर आप इसमें डिनाई करते हो, देन यू आर गिविंग अ चांस टू सीज योर प्रीमाइसेस. अब after every person in charge shall take every person in charge of a place shall make available such records prepared and maintained by registered person. जैसे मैंने बताया, आप अपना ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट्स, कॉस्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, आपके स्टॉक रिपोर्ट्स, एनी अदर रिकॉर्ड विच रिलेटेड टू योर बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रूटनी, आपको उनको दिखाना होगा. ऑफिसर आपसे डिमांड कर सकता है कि हमें इसको लेके जाना है फॉर पर्पस ऑफ स्क्रूटनी, बिकॉज आपके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी आई है या आपके अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन मिली है इनको फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, दे कैन टेक अवे द ऑल दिस थिंग्स. बट जब भी उन चीज को अगर वो आपके यहाँ से कुछ लेके जाते हैं तो एक पंचनामा रिकॉर्ड होता है. उस पंचनामे के अंदर एक प्रॉपर आपके आपके आसपास प्रीमाइसेस के आगे 5 लोगों से साइन भी करवाए जाते हैं, so that there will be a authentication of that particular survey which has been done under section 71 can be recorded. Or in future, if there are any kind of problems, or if any tax evasion has been found, so the action can be taken. Therefore, for 15 days they can take away all these things from you, and if they didn't find any nothing, then they will return you. But if they find, then they will be issue a proper show cause notice. SCN will be issued, and that particular SCN you have to give reply. And अगर वो reply satisfied नहीं होते, then there are the recovery proceedings will be started against you. Any questions on section 71? Okay, let us continue. Sir, can you repeat section 71? Yeah, sorry, please repeat करिए. Sir, section repeat कर देंगे, सिग्नल चला गया था. 71 के अंदर, हाँ, एक मिनट. या
Should I repeat again full section or a particular point you want to सर describe me? स्टार्टिंग वाला रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आपने बताया था कि भाई जो मतलब बिजनेस प्रीमिसेस से कंप्यूटर और अकाउंट स्टेटमेंट और जो सेल परचेज के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ले सकते हैं। हाँ, सेक्शन 71 जो है एक पावर देता है ऑफिसर्स को कि जैसे कि आपके पास अगर उनको लगता है कि आपका कोई भी मतलब उनको ये कोई कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके यहाँ टैक्स इवेजन हुआ है, या उनको ये लगता है कि नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड्स को चेक करके मिल सकती है, तो सेक्शन 71 देती है पावर। अब सेक्शन 71 के अंदर हर कोई ऑफिसर को पावर नहीं दी गई है। सेक्शन 71 के अंदर पावर दी गई है ओनली दोज ऑफिसर विच आर बिलो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर। बट अभी कई सारे जुडिशियल ऑर्डर्स आ चुके हैं जिसके अंदर ये बोला गया है कि दैट पर्टिकुलर पावर कैन बी डेलीगेटेड, बट उसके अंदर भी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं और वेरियस जजमेंट्स हैं which I cannot discuss right now here because there are no lot of then whole the 1 hour 2 hour will be get devoted toward those particular judgments. अगर कोई ऑफिसर आपके यहाँ पे आता है, आपको चेक करना है कि उसके पास प्रॉपर डेलीगेशन है और उसकी रैंक है, इट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। अगर वो बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर है तो देयर मस्ट बी प्रॉपर डेलीगेशन गिवन टू हिम। अब वो आपके यहाँ पर आए हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, वो आपके यहाँ रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए आते हैं। रिकॉर्ड्स मींस एवरीथिंग, आपके कंप्यूटर्स मींस जिसके अंदर आपने अपनी डे टू डे सेल्स परचेज की ट्रांजेक्शन मेंटेन करी है, या आपके पास जितने आपके पास क्या कहते हैं कोई सॉफ्टवेयर है जो टैली हो गया, बिजी हो गया, आपको वो दिखाना होगा। आपको अपनी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बतानी होगी, ट्रायल बैलेंस स्टॉक दिखाना होगा। उसके बाद वो उस रिकॉर्ड को पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आपके यहाँ से फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन कैन टेक अवे फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज। और आपको वो उनको आपको दिखाने के लिए भी लेके जाना पड़ सकता है कि आपको बोला जाएगा कि आप ये रिकॉर्ड हमारे पास लेकर आइए, सो दैट कि आप उसको प्रॉपर वेरीफाई कर सकें। और अगर उनका क्या कहते हैं एक शक है कि आपने टैक्स का इवेजन करा है, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर वो वर्कआउट कर सके। अगर उनको कुछ नहीं मिलता देन दे विल गिव अवे द एवरीथिंग टुवर्ड्स यू, बट अगर उनको मिलता है देन दे विल इशू द प्रॉपर शो कॉज नोटिस। आफ्टर शो कॉज नोटिस अगर आपका रिप्लाई ठीक होता है तो देन इट्स ओके, अगर रिप्लाई ठीक नहीं हुआ है देन उसके बाद आपको प्रॉपर असेसमेंट करी जाएगी एंड देन प्रॉपर डिमांड्स विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट यू। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा अभिषेक जी। अभिषेक जी आप एनी अदर क्वेश्चन या मैं आगे प्रोसीड करूं? चलिए, आई थिंक अभिषेक जी आप ट्रैवल कर रहे हो, सो यू कैन गिव मी अ थम्स अप इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू। Sir, he is posting his query in the chat box. Chat box, let me check. मिस्टर सुरजीत ने दी है अपनी के आज क्वेश्चन पूछा है कि एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन अटेंड जीएसटी डिपार्टमेंट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ऑल्सो क्लियरिफाई जीएसटी प्रैक्टिशनर रोल इन सिस्टम। यस डेफिनेटली सर, आप एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन रिप्रेजेंट। मैंने बोला ना, आप कोई भी प्रोफेशनल हो, आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, इवन जो हमारे अकाउंट्स में डील करते हैं अकाउंट्स ऑफिसर्स हो, आप जा सकते हैं। बट कोशिश करिए कि आप अपने क्लाइंट के साथ जाइए। क्यों? क्योंकि संबंध में स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि इट इज इशूड टू पर्टिकुलर डीलर। आप डीलर को रिप्रेजेंट वहां नहीं कर सकते, आपको डीलर के साथ जाना पड़ेगा। और जब आप डीलर के साथ वहां पे जाते हो तो आपको वहां पर प्रॉपर उनको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ डीलर आप दे सकते हो, अगर वो ऑफिसर अलाउ करे तो। अगर वो ऑफिसर अलाउ नहीं करता है, वैसे नॉर्मली कर देते हैं, जब डीलर बोलता है कि भाई सारा अकाउंट्स का सामान मेरा जितना भी सेल परचेज वो संभालते हैं, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऑफिसर मना नहीं करेगा असिस्ट करने के लिए। इनिशियली आप हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा, अगर किसी ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट कोई भी सम्मन इशू करा है तो डोंट बी पैनिक। एक सम्मन इशू हुआ है व्हिच मींस यू हैव टू टेक इट सीरियस, बट डोंट पैनिक। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन द पैनिक एंड टेकिंग द थिंग सीरियसली। आप उस सीरियसली उसको आप जाइए, अटेंड करिए, इंक्वायरी में आप प्रॉपर उनको असिस्ट करिए और उनको आंसर करिए, और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं उनको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए।
सर सर हाँ जी, जैसे हाँ जी। समन बेसिकली समन्स के बाद बिलेबल वारंट्स नहीं आते क्या इनमें? No, 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 no. Don't mix with the CRPC Act. No, 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 no. Don't take those. These are not someone which has been issued under the CRPC. No, 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 no. ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा अरेस्ट वारंट्स आ जाएंगे. बट यस, अगर आप किसी भी सम्मन में नहीं जाते हैं और डिपार्टमेंट ने आपको कई सारे सम्मन्स भेज दिए हैं, देन द प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग कैन बी इशूड अगेंस्ट यू. Under with those proceedings, अगर उनके पास proper evidences है that you have made a tax evasion of more than 2 or 5 crore rupees, Okay, then sir. they can come to your premises. It can be a business premises, it can be your house, and from that particular premises they can take away to the department, and in the department they can do the inquiry against you, and this inquiry can be go for more than 2 days, 3 days, if the tax evasion Yes, is more than 5 crore rupees. Yes, sir. So in that case, they can detain us, right? Yeah, If they it is more can. than Yes, 5 yes, 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 yes. They can detain is, but problem क्या है कि detain के अंदर बहुत सारी proceedings होती हैं जो follow नहीं होती हैं. तो इसलिए यही मैं आपको यही शुरुआत से यही कहूँगा, अगर सेक्शन 70 के अंदर अगर आपको कोई भी सम्मन इशू हुआ है, then immediately join the investigation and be the part of it. Don't ignore it. Thank you, sir. Thank you. Latest, yes. Now the section 78. Summons, notices, recoveries के बारे में जो हमने डिस्कस करना था मैक्सिमम हमारे पास वो क्लियर हो चुका होगा, आई होप. Now the third section we have to discuss is initiation of recovery proceedings, which means कि हमारी recovery proceedings कब start कर सकते हैं. For example, अगर मेरी कोई टैक्स की पेमेंट है या इंटरेस्ट और पेनल्टी की which I have to pay to the government, then that an order has been issued against me, then that particular amount has to be paid within the period of 3 months from the service of the order. Which means अगर for example if अगर कोई order मुझे दिसंबर में issue हुआ है for the payment, then I have to, on the date of December 31st December of 2021, so then by the January, February, March, by the 1st April of 2022 I have to make the payment. But इसके अंदर भी lot of power has been given under the blanket line which is mean the interest of revenue. In the interest of revenue, proper officer after recording the proper reason, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई ऑफिसर आपसे रिकवरी का इनिशिएट करना चाहता है बिफोर द 3 month पीरियड विच इज गिवन इन सेक्शन 78 सबसेक्शन 1, देन उसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी. उस प्रॉपर रिकॉर्डिंग में रीजन देना पड़ेगा क्यों वो इनिशिएशन चाहता है कि 3 महीने से पहले हो जाए आपके अगेंस्ट. आफ्टर नोटिंग दैट पर्टिकुलर reason, the proper officer can initiate proceeding against you before the completion of 3 years from the date of service of order. The time limit which has been speak under section 78 is the 3 month period. 3 महीने के अंदर ही आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है रिकवरी की. अगर आपने अगर कोई पेमेंट नहीं करी है तो आपको 3 महीने के बाद आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी. आपको 3 महीने दिए गए हैं पेमेंट करने के लिए. अगर आपने कोई भी अमाउंट पे नहीं करी है गवर्नमेंट को, तो सेक्शन 70(19) की रिकवरी प्रोसीडिंग जो स्टार्ट होगी वो आफ्टर 3 महीने के बाद होगी. बट अगर कोई ऑफिसर को लगता है मीन्स there is a particular for the interest of the revenue, उनको ये लगता है कि शायद आप अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो और यू कैन रन अवे और which is and it will be very difficult to catch hold the particular defaulter, then इस proper reasons को रिकॉर्ड करके after all the prescribed rules and proper notices issue करके और proper authorization लेने के बाद ही आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग 3 महीने से पहले हो सकती है. मिस्टर सरकार ने एक क्वेश्चन और पूछा है मेरे से, डिपार्टमेंट सेंड समवन ईमेल और फिजिकल लेटर. इट कैन बी बोथ. आपको डिपार्टमेंट आपकी ईमेल आईडी पे भी भेज सकता है और आपको फिजिकल लेटर भी भेज सकता है. मैंने अभी तक जितने मैटर दिल्ली, मुंबई और गुजरात में देखे हैं, मेरे क्लाइंट्स के पास लेटर फिजिकल भी आए हैं और ईमेल के थ्रू भी आए हैं. शैल वी प्रोसीड? अगर या सेक्शन 79 के बारे में कोई वैसे और डिटेल लेना चाहता है, कुछ समझना चाहता हो सेक्शन 78 के अंदर. Okay, section 79. Section 79
बहुत छोटा सा सेक्शन अब मेरे आई होप आप लोगों को लग रहा होगा कि इट हैज कंटेन ओनली 1 2 3 4 7 या 7 बुलेट्स के अंदर मैंने खत्म कर दिया, बट इन रियलिटी सेक्शन 79 इट्स मोर देन 2 पेजेस अगर आप एक्ट उठा के देखेंगे। दिस सेक्शन इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्ट। ये सेक्शन आपको वेरियस मोड्स बताता है कि रिकवरी कैसे हो सकती है अगेंस्ट डिफॉल्टर्स के। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन के अंदर जो प्रोसीडिंग्स एक्साइज और सर्विस टैक्स में होती थी वो सब भी इसके अंदर वहां से प्रोविजंस शेयर करे गए हैं जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। That's why GST Act is also called as a great stringent act. And एक मिनट, there one query has come. Okay, not a query. So section 79 provides the various modes through which a particular interest of revenue can be protected. Section 79 अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है। इसका एक एक प्रोविजन अपने आप में डिटेल डिस्कशन के ऊपर बात करता है। और सेक्शन 79 की ब्यूटी ये है कि इट हैज लेफ्ट नो वे टू स्टॉप द रिकवरी अगेंस्ट द डिफॉल्टर। अगर आपके अगेंस्ट सेक्शन 79 के अंदर प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि कोई तरीका नहीं है कि आप गवर्नमेंट की जो पेमेंट एज पर देम व्हिच हैज बीन सेट अगेंस्ट यू, असेस्ड अगेंस्ट यू, which will that you will stop them from recovering, ऐसा कोई तरीका नहीं। उन्होंने एवरी डोर क्लोज कर दिया है सेक्शन 79 के अंदर से बचने का। You have other provisions to stop the government from recovery, but if you don't use those modes, which means you file a particular case in the court or particular procedure, other judicial ways, then section 79 आपके लिए बहुत खतरनाक सेक्शन है। सेक्शन 79 की ब्यूटी यही है कि it has left no way to stop the particular running away of defaulter. It has a proper section of catching and holding the defaulter, section 79. Section 79 it tells about the various modes which can be used by the proper officer to recover the particular amount, which any amount, I must say any amount, which has not been paid to the government under this GST Act or rules after the failure of 3 months, which has been given by the government to the defaulter under section 78. Now the one of the various modes start deduction of any amount owing to the defaulter, which means कि अगर कोई amount किसी defaulter, here defaulter means who has to pay the tax, interest or penalty, and he has not paid it, so that's why we say the amount in default by the defaulter. And we are using the term the amount in default, which means the tax, interest and penalty, and defaulter is the person who has not paid the tax which has to be paid to him, pay by him to the government, and he has not paid that particular amount within the period of 3 months which has been given to him under section 78. अब section 79 subsection 1 का कहता है deduction out of any amount owing to the defaulter। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी अमाउंट किसी डिफॉल्टर को देनी है गवर्नमेंट ने, तो प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल रीजंस एंड सेंडिंग ऑल नोटिसेस उस पर्टिकुलर अमाउंट में से वो डिडक्ट कर सकता है जो अमाउंट इन डिफॉल्ट ही हैज टू पे टू द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल मेरी जीएसटी के अंदर 10 लाख की डिमांड निकली। डिमांड मतलब टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी टोटल। इन टोटलिटी देयर इज 10 lakhs of demand with the amount in default which I have to pay as a defaulter, but मैंने गवर्नमेंट को पे नहीं करा, मैं नहीं पे कर रहा, मैं इग्नोर कर रहा हूँ उनके ऑर्डर्स को। बट प्रॉपर ऑफिसर को आफ्टर फुल इंक्वायरी पता चलता है कि आपका किसी वैट एक्ट में, सर्विस टैक्स एक्ट में या एक्साइज एक्ट में या फिर जीएसटी एक्ट में कोई रिफंड है, एंड वो रिफंड अब ड्यू हो चुका है, एंड दैट पर्टिकुलर रिफंड is about to paid by the government to you, then under section 79 proper officer will get your amount in default deducted from the amount which is government has to pay to you. For example, अगर मेरी 10 लाख की डिमांड थी, मेरा 15 लाख का रिफंड सरकार ने मुझको देना था, तो वो 15 लाख सरकार मुझे देने से पहले मेरे वो 10 लाख डिडक्ट करके मुझे 5 लाख दे देगी।
और आप इसके अंदर कुछ नहीं कह सकते सरकार को। सरकार ने आपको पहले ही 3 महीने का टाइम दिया था, बट आप नहीं दे रहे थे उनको, तो उन्होंने सेक्शन 79 का रिकवरी मोड एक्सेप्ट अपने साथ यूज करा और आपकी जो अमाउंट है उसको डिडक्ट कर दी। नाउ सेकेंड मोड इज डिटेनिंग एंड सेलिंग द गुड्स बिलोंग टू सच पर्सन। ये वाली जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन बहुत पुराना प्रोविजन है और ये सेल टैक्स एक्ट से चलता आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कोई गुड्स हैं जो गवर्नमेंट ने सीज करे हुए हैं और आपने कोई गवर्नमेंट की पेमेंट नहीं करी हुई, तो गवर्नमेंट आपके उन गुड्स को बेचकर उस अमाउंट को पहले उस गुड्स को डिटेन करेगा, उसके बाद उसको उनको बेचेगा और देन उस प्रोसीड में से जो आपकी अमाउंट इन डिफॉल्ट है उस अमाउंट इन डिफॉल्ट को पे करेगा। आपकी जितनी भी अमाउंट इन डिफॉल्ट हुई उसके अंदर आप वो पे कर सकते हैं। और जो भी अमाउंट का मतलब फॉर एग्जांपल हम देखा जाए, मेरे गुड्स डिटेन कर लिए गवर्नमेंट ने, मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इशू हुई और गुड्स के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा फ्रूट्स का काम था और फॉर फ्रूट्स तो बहुत पेरिशेबल हो गया, बहुत जल्दी काम हुआ, पर मेरे चेयर्स का काम था और मेरी 5 लाख की चेयर्स गवर्नमेंट ने अपने पास डिटेन कर ली है और मेरे अगेंस्ट रिकवरी 2 लाख की है, तो गवर्नमेंट उन 5 लाख की चेयर्स को बेचेगा, उसमें से 2 लाख अपने काटेगा और जो 3 लाख बचेंगे वो मुझको मिल जाएंगे। तो ये बहुत पुराना प्रोविजन है और आई थिंक ये सबको पता भी होगा शायद, और जो हमारे साथ प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उन्हें भी उनको चीज का नॉलेज होगा कि सेक्शन 79 में रिकवरी इस प्रोविजन के अंदर कैसे करी जाती है। आपका सामान बेच दिया जाएगा, जो अमाउंट बचेगा, अगर बचा तो, अगर नहीं बचा फॉर एग्जाम्पल आपका सामान ही 1 लाख का बेचा और आपकी 2 लाख की डिमांड थी, तो उससे आपकी सेट ऑफ सिर्फ 1 लाख की डिमांड होगी, 1 लाख की फिर बैलेंस बचेगी। इसका मतलब आपका जो 1 लाख जो बच गया है उस वो 79 के अंदर अदर कोई किसी और मोड के थ्रू यूज करके निकाला जाएगा। Now, third mode is recovery from any other person who owes the money to the defaulter. ये वाला जो प्रोविजन है मुझे सबसे ब्यूटीफुल लगता है सेक्शन 79 का। रिकवरी फ्रॉम एनी अदर पर्सन हु ओव्स मनी टू डिफॉल्ट। मतलब गवर्नमेंट ने सेक्शन 79 के अंदर पावर दे दी है जीएसटी ऑफिसर्स को कि अगर कोई थर्ड पार्टी है उसने डिफॉल्टर को पे करना है, तो वो डिफॉल्टर को पे नहीं करेगा, वो सीधा सरकार को पे करेगा। ये सेक्शन बड़ा खतरनाक सेक्शन है, इसलिए मैं कहता हूँ सेक्शन 70 को, जो मैं स्टार्टिंग से सेशन यूज करा अपना सेशन जब शुरू करा, कि सेक्शन 70 को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर सेक्शन 70 इग्नोर हो गया और 79 प्ले हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर एक्स ने डिफॉल्टर है जीएसटी के और उन्होंने 5 लाख सरकार को देने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के, प्रॉपर ऑफिसर्स को अपनी इंक्वायरी में पता चला कि एक मिस्टर वाई है जो एक्स के फ्रेंड है, उन्होंने 5 लाख या 6 लाख मान लो 6 लाख रुपए डिफॉल्टर को देने मिस्टर एक्स को, या उन्होंने 6 लाख उसके ले रखे हैं, या फ्यूचर में ड्यू होने वाले हैं और वो 6 लाख फ्यूचर में देने वाले हैं मिस्टर वाई टू एक्स को, या वो उन्होंने होल्ड कर रखे हैं मिस्टर एक्स के, तो प्रॉपर ऑफिसर एज पर द प्रिस्क्राइब रूल्स एक नोटिस इशू करेगा टू मिस्टर वाई कि भैया ये मिस्टर एक्स से डिफॉल्टर है, इसमें सरकार का इतना पैसा देना, अब ये पैसा आपने उसको जिस दिन ड्यू होगा या आपने जो होल्ड कर रखा है, या अगर वो ड्यू हो गया है, तो ये पूरा पैसा उसमें से मतलब 6 लाख में से 5 लाख आप सरकार को दे देंगे और 1 लाख डिफॉल्टर को दे देंगे। मतलब सरकार को इतनी पावर है कि वो तीसरे पर्सन पे जाके डिफॉल्टर ने पैसे नहीं दिए और वो भगोड़ा हो चुका है या भाग चुका है या इग्नोर कर रहा है, वो कैच में ही नहीं आ रहा डिपार्टमेंट के, बट डिपार्टमेंट को ये पता चल गया है कि मिस्टर वाई जो उसके किसी भी रिलेशनशिप में आता है और उसने डिफॉल्टर को पैसे देने, तो उसको पकड़ लेंगे और कहेंगे भाई अब तू उसको पैसे नहीं देगा डिफॉल्टर को, अब तू पैसे सीधा मुझको देगा। अब इसमें बड़े इंपॉर्टेंट थिंग बताया गया है। अदर पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे? अदर पर्सन इंक्लूड्स पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरर। मतलब जो मैंने बात कही आपको स्टार्टिंग में
कि अगर कोई अमाउंट ड्यू हो रहा है इन फ्यूचर, मतलब अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है और डिफॉल्टर को उसका इंश्योरेंस का अमाउंट मिलने वाला है, तो वो इंश्योरेंस का अमाउंट उसे नहीं पे करेंगे, वो इंश्योरेंस का अमाउंट डिडक्ट करके पे करेंगे डिफॉल्टर को। और अगर सारा का सारा सब्स्यूम्ड हो गया तो वो डिफॉल्टर को जीरो पे होगा। अगर कोई पोस्ट ऑफिस में डिफॉल्टर के पैसे जमा है, वो उस पैसे में से डिडक्ट कर लेंगे या सारा पैसा जब्त कर लेंगे। अगर किसी बैंक में है, बैंक के अंदर सारा पैसा उसको डिडक्ट हो जाएगा उसका straight away. No particular receipt acknowledgement has to give to the government. They have to work over it forthwith, means immediately. अगर कोई नोटिस 79 के अंदर इशू हुआ है प्रॉपर ऑफिसर का, आपके थर्ड पर्सन को इमीडिएटली काम करना पड़ेगा, या जो टाइम पीरियड दिया गया नोटिस के अंदर उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। रिकवरी प्रोसीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसीडिंग्स होती हैं, आप इन प्रोसीडिंग को इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, अगर उस तीसरे पर्सन ने नोटिस इशू होने के बाद भी डिफॉल्टर को पैसे दे दिए, तो दिस मीन दैट यू हैव एंटर्ड इन द शूज ऑफ डिफॉल्टर। मतलब आप सरकार के अब आप डिफॉल्टर बन जाएंगे। अब उसने डिफॉल्टर को पे के साथ साथ अब आपने पे करना है, सरकार अब आपसे पैसे निकालेगी अगर आपने नोटिस इशू होने के बाद भी डिफॉल्टर को पे कर दिया। बट अगर जो थर्ड पार्टी है उसने ये दिखा दिया कि भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं है इनके ड्यू, ना ही मेरे को इन्होंने मुझे कोई उधार दिया है, मैंने कोई इनके पैसे होल्ड कर रखे हैं, और ये या कोई एविडेंस दिखाते हैं कि जो डिफॉल्टर सरकार को पे कर दिया है, देन जो नोटिस इशू हुआ सेक्शन 79 के अंदर थर्ड पर्सन को पेमेंट के लिए, वो वापस ले लिया जाएगा, रिवोक भी कर सकते हैं, या उसके अंदर टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो सकता है। किसी को सेक्शन 79 के अंदर कोई क्वेश्चन पूछना है अभी तक तो मुझसे पूछ सकता है अभी। सर जैसे कोई रिकवरी हो जाती है, हाँ जी, मतलब किसी थर्ड पर्सन से या गुड सेलिंग करके, हाँ तो उस जी, हाँ जी। रिकवरी के बाद वो उस डिफॉल्टर को कुछ मतलब इंफॉर्मेशन देंगे कि वी हैव कलेक्टेड योर डिमांड, नाउ यू आर रिलीज, मतलब उसके सामान को बेच दिया। हाँ किसी भी तरह से मतलब रिकवरी कर लेते हैं वो डिपार्टमेंट। सर एक बात बताओ ना, अगर जब उसका सामान बेच ही दिया तो उसको पता चल जाएगा ना। नहीं, मान लो उससे थर्ड पर्सन से या किसी और, हाँ, अगर थर्ड पर्सन से करते हैं तो ऑब्वियस है कि थर्ड पर्सन उसको इन्फॉर्म करता है। ये बहुत से आपने देखा होगा आजकल बैंक फ्रीज हो जाते हैं, यस, तो जब बैंक फ्रीज होता है तो लेटर आता है डिपार्टमेंट की तरफ से और बैंक की तरफ से भी कि आपका सो एंड सो बैंक फ्रीज हो गया। तो बैंक और फ्रीज भी सपोज यही किसी मोड होता से है। अगर रिकवरी हो जाती, किसी मोड से रिकवरी हो जाती है तो डिपार्टमेंट फिर उसके बाद मतलब वो फाइल क्लोज हो जाती है। यस, अगर रिकवरी हो गई, मैंने बताया ना, अगर मैंने 10 लाख देने थे जी जी, और मैंने वो 10 लाख के अंदर सरकार के मैं भाग गया, मतलब मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैं भागना शुरू कर दिया, मैं सरकार मुझे पकड़ ही नहीं पा रही, बट उनको पता चल गया कि मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं या मेरा सामान 10 लाख का है, वो उसको बेच देंगे। सरकार को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, टैक्स से, इंटरेस्ट पेनल्टी से, जो वो तो चीज उसके बाद कंप्लीट फिर हो। वो डिफॉल्टर को कुछ मतलब रिटर्न में या कुछ नोटिस देते हैं कि हमने यहाँ से रिकवरी कर लिया आपकी, अब कुछ। हाँ हाँ, प्रॉपर ओके नोटिस और प्रॉपर इंफॉर्मेशन इशू होंगे, प्रॉपर ओके फाइल का क्लोजर होगा आपकी। ओके, सर इसके बाद पर्सन पे कोई एक्शन होता है नहीं, अगर फिर क्यों ना एक्शन पे होगा? मतलब पे सरकार को इतना काम करवाया है, इतना मेहनत करवाई है, तो उसके लिए कोई पनिशमेंट वगैरह देते हैं, फाइन इम्पोज और? अगर सरकार अपना सारा जो कॉस्ट भी इंक्लूड होता है ना, वो सारा इंक्लूड कर लेती है। मैं भी एक फर्दर एक प्रोविजन में आऊंगा, उसके अंदर ये मेंशन है कि अगर जो सरकार ने कॉस्ट इंकर्ड करी है रिकवरी में, वो उसको भी ले लेंगे। उसके बाद कोई एक्शन नहीं, क्योंकि सरकार को तो अपने टैक्स से मतलब है ना, जो इवेजन हुआ है जिसका, उससे वो सरकार को सिर्फ उनसे मतलब। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द प्रोविजन कम्स विद बिफोर अस इज डिस्ट्रेन एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन। डिस्ट्रेन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सीज करना, और उस सीज प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है या कोई भी प्रोसीड्स आ रही हैं, उन प्रोसीड को डिफॉल्टर को नहीं दी जाएंगी, वो प्रोसीड गवर्नमेंट लेगी अपनी पेमेंट के लिए। जब भी कोई भी डिस्ट्रेन होता है प्रॉपर या अटैचमेंट होती है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की, देन उससे पहले ऑफिसर एक लिस्ट बनाता है, अपनी इंक्वायरी में बताता है कि मेरे इतने, इसके डिफॉल्टर की इतनी इतनी प्रॉपर्टीज है,
उनकी वैल्यू निकालता है, फिर देन नोटिस इशू करता है उनकी अटैचमेंट के लिए। जब उनकी अटैचमेंट हो जाती है, उससे जो भी कोई प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, तो उस रेंट को यूज करा जाता है उसकी जो अमाउंट इन डिफॉल्ट को रिड्यूस करने में। अगेन वी टेक एग्जांपल, मेरी 1 लाख की डिमांड थी, मेरा 10,000 का रेंट आ रहा है, तो सरकार उस रेंट में से मेरी डिमांड रिड्यूस करना शुरू कर देगा। बट जो भी कॉस्ट इंकर हुई इस डिस्ट्रेन में, अटैचमेंट में, 1 लाख की डिमांड थी, 10,000 मेरी डिस्ट्रेंस और डिस्ट्रेस ऑर्डर के अंदर अटैचमेंट में लग गई मेरी कॉस्ट, तो सरकार आपसे 1 लाख नहीं करेगी रिकवर, आपसे 1,10,000 करेगी। और उसके बाद भी, रिकवरी होने के बाद भी आपकी सरकार की अमाउंट पूरी नहीं हुई, तो सरकार आपके गुड्स को बेच देगी, उस प्रॉपर्टी को बेच देगी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बिकेगी, और अगर प्रॉपर्टी 2 लाख की बिकी, उसमें से 1 लाख उन्होंने अपना माइनस कर लिया डिमांड का, 10-20 हज़ार अपने कॉस्ट का माइनस कर लिया, तो जो बैलेंस के 80,000 हुए वो आपको वापस कर देगी सरकार, प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करके, ऑर्डर ऑफ रिकवरी का इशू करके। आई होप जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने उसका आंसर दे दिया। नाउ वी हैव अ प्रोविजन ऑफ रिकवरी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब है कि आप प्रॉपर ऑफिस I think my voice is audible to everyone now. Yes, recovery through district collector. रिकवरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी रिसाइड करती है, चाहे वो वहां पर रहता है या उसका बिजनेस करता है, उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हमारे। प्रॉपर ऑफिसर उनको एक नोटिस इशू करेगा, कहेगा कि भाई साहब ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये डिफॉल्टर है जीएसटी का, और इसका इतनी डिमांड बनती है, और ये इसकी प्रॉपर्टी से यहाँ वो रहता है यहाँ, या फिर उसकी बिजनेस प्रेमिसेस यहाँ पर है उसके नाम पे, या फिर दोनों, उसकी 1 करोड़ का डिफॉल्ट इवेजन हुआ हुआ है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल स्टार्ट एक्शन अगेंस्ट इट। वो उनकी प्रॉपर्टी को एज अरियर्स ऑफ लैंड की तरह इनको यूज करेंगे, उनको प्रॉपर्टी को पहले सीज करेंगे, अटैच करेंगे, देन उसको बेचेंगे। फिर जो उस बेच में प्रोसीड्स आती है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 50 लाख उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर आया, उस 1 करोड़ पहले उस 1 करोड़ 50 लाख में से सरकार के पैसे दिए जाएंगे, फिर जो कॉस्ट इंकर हुई है वो डिडक्ट करी जाएगी, एंड आफ्टर दैट वो प्रोसीड्स पर्टिकुलर डिफॉल्टर को दे दी जाएगी। लास्ट प्रोविजन जो इसके अंदर सेक्शन 79 में आता है वो है रिकवरी थ्रू मजिस्ट्रेट। इसके अंदर है कि बड़े सारे अब जो प्रोविजंस हैं वो सक्सीड नहीं हो पा रहे रिकवरी के अंदर, तो देन प्रॉपर ऑफिसर विल रिक्वेस्ट द मजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट कि so and so particular person has made a default, he has done the evasion of tax interest and penalty to the government. Then magistrate will pass the order and make sure the defaulter pay the fine to the government. The order will be in the form of a fine. This section 79 has an overriding effect of CRPC, मतलब CRPC के provisions भी नहीं लग पाएंगे। CRPC provisions से भी अब में section 79 को दिया गया GST एक्ट के अंदर, तो समझिए कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सेक्शन की, और कितना ज्यादा डीप है ये सेक्शन। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर के रिक्वेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर पास करेंगे, उस ऑर्डर के एज अ फाइन डिफॉल्टर विल पे टू द गवर्नमेंट। एनी क्वेश्चन इन सेक्शन 79? कोई भी क्वेश्चन किसी के दिमाग में कोई भी आ रहा है, प्लीज पूछिए,
so that this particular session can be make it more interested and fruitful for everyone. One question has appeared to me. Okay, Abhishek Khanna ji ko. सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? प्लीज पूछिए ना अभिषेक जी प्लीज. सर जैसे सीआरपीसी में प्रोविजन है कि भाई 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट, मतलब आप अरेस्ट जैसे करते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है. तो क्या ये प्रोविजन जीएसटी एक्ट पे लगता है कि मानो अगर एक बंदे को 2 दिन डिटेन कर दिया या 1 दिन डिटेन कर दिया, 24 घंटे डिटेन कर लिया उसको, उसको घर ही नहीं जाने दे रहे, सब कुछ मतलब कपड़े शपड़े सब कुछ उसके वहीं रख दिए हैं, खाना वाना दे रहे हैं वहीं पे, फोन उसका जब्त कर लिया है, तो उसके अगर अभिषेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही अभिषेक जी, दोबारा रिपीट करिए क्वेश्चन अपना. सर अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही क्लियर. सर जैसे हमारे सीआरपीसी में प्रोविजन है कि अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश हाँ जी हाँ जी आ रही है सर आवाज? हाँ जी हाँ जी. तो क्या जीएसटी एक्ट में अगर कोई डिटेन होता है कोई भी बंदा और उसको 2 दिन तक रख देते हैं, डिटेन करके उसको 2 दिन तक रख देते हैं कि भाई हम तो इसको खाना भी खिला रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं, पर हाँ कोई मिल नहीं सकता उससे, उसके बाद उसका फोन अलग से जब्त कर दिया है, तो वो कहीं कॉल कूल भी नहीं कर सकता किसी को, तो क्या सीआरपीसी के ये प्रोविजन जीएसटी एक्ट में भी लगते हैं कि मतलब 1 दिन से ज्यादा अगर किसी को रख दिया तो उसका या तो अरेस्ट मेमो मिलेगा या फिर उसको मजिस्ट्रेट के साथ सामने पेश करेंगे, या ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा? सर एक चीज याद रखिए कि जीएसटी एक्ट जो है ना सेल्फ कोडिफाइड एक्ट है, ठीक है. इसके कई सारे प्रोविजन ओवरराइडिंग इफेक्ट करते हैं सीआरपीसी को. अगर कोई भी बंदे को डिटेन करा गया है और उसको इंक्वायरी के अंदर रखा गया है, तो उसको जैसे एज पर सीआरपीसी हम अरेस्ट करते हैं 24 आवर्स के आगे मजिस्ट्रेट के आगे अपीयर करना होता है, ये चीज इसके अंदर नहीं होती है. आपकी बात ठीक है कि इसको होना चाहिए, बट कई जगहों पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोर्ट यही कहता है कि जब आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उनको प्रॉपर अथॉरिटी है आपको अपने बाद इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए. बट अगर वो आपको 24 आवर्स से ज़्यादा रखते हैं तो उसके अंदर वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर रिटेन करके रख लिया, आपको बात नहीं करने दे रहे, मोबाइल नहीं दे रहे. अगर ऐसा कुछ होता है देन यू कैन टेक अ एक्शन अगेंस्ट देम. ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन हो सकता है पुलिस के अंदर, आप पुलिस में कंप्लेंट लिखवा सकते हैं. आफ्टर दैट जो भी ऑफिसर होगा प्रॉपर ऑफिसर विल टेक द प्रॉपर ऑथराइजेशन, और कोर्ट के अंदर भी इसके अंदर कोर्ट के अंदर रिट फाइल हो सकती है फॉर द रिलीज ऑफ दैट पर्टिकुलर डीलर. आई होप अभिषेक जी आपको आंसर मिल गया होगा. मिस्टर सुमित को एक क्वेश्चन पूछना है. पल्लवी जी आप. हाँ जी सर प्लीज. थोड़ा सा इसमें ये बता दीजिए कि मानिए अगर कोई डिटेन हो जाता है, क्योंकि मेरे पास तो लाइव एग्जांपल्स हैं ऐसे कि किसी को 4 दिन के लिए डिटेन कर लिया, तो किसी को 5 दिन के लिए, तो कोई तो 1 हफ्ते से डिटेन्ड है और इनकी इंक्वायरियां चल रही हैं. यस तो उस केस में क्या कर सकते हैं? सर या उस उस केस केस में में कोई जजमेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसा है या नहीं है? सर देखिए जजमेंट्स के लिए मैं अभी अपने सेशन को जैसे कंप्लीट होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैन साहब से कि हमें एक सेशन दिया जाए जजमेंट्स को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अभी इस समय अगर हम जजमेंट डिस्कस करने लगा तो जजमेंट बहुत सारी हैं. आपकी क्वेरी बिल्कुल ठीक है कि 1 हफ्ते के लिए डिटेन कर लिया और उनको बिठा लिया, ऐसा नहीं होता. जैसे ही अगर वो डिटेन करा जाएगा आपको जुडिशियल ऑफिसर के पास भी मजिस्ट्रेट के आगे अपीयर करना होगा, उनको प्रॉपर ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी. हाँ 24 आवर्स वाला क्लॉज यहाँ पे अभी नहीं लगता है, बट अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल है तो इस पॉइंट को उठा के वो कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है. देन ऑफिसर हैज टू अपीयर विद डिफॉल्टर बिफोर द मजिस्ट्रेट. थैंक यू सर. ओके अभिषेक जी, मैं क्या सुमित जी का कोई क्वेश्चन था? सुमित जी बताइए.
हाँ जी सुमित जी बताइए। सुमित जी आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए मुझे। मैसेज आ गया। रोहित जी का क्वेश्चन आया, हु आर इंक्लूडेड इन डिफॉल्टर्स, ओनली पर्संस और कंपनीज और बोथ? रोहित जी ऐसा है कि इसके अंदर डिफॉल्टर का मतलब होता है सब कुछ, मतलब इसके अंदर इंडिविजुअल भी इंक्लूड होते हैं और कंपनीज, और कंपनीज के अंदर मतलब होता है डायरेक्टर्स का। बट वो डायरेक्टर जिस टाइम के अंदर जब कोई टैक्स इवेजन हुआ था वो उस टाइम पे डायरेक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल 2019 में टैक्स इवेजन हुआ और 2020 के अंदर मेरे को डायरेक्टर बना दिया गया, देन आफ्टर गिविंग द प्रॉपर एविडेंस रिगार्डिंग दैट इन दोज पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आई वाज नॉट डायरेक्टर, तो मेरे अगेंस्ट एक्शन नहीं हो सकता, एंड दिस एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन 2019। Rahul, I think in the interest of time and and concentration, I think please take some questions at the end of your session. Okay, no problem. Otherwise, to maintain the order and decorum, I think lot of noise is coming from the background and Pallavi is finding it difficult. Please request it, right? No we'll problem. take questions at the end of the session and we'll make sure none question is getting unanswered. Please have patience and let's move on. Yes, why not? But पुष्पेंद्र जी सेक्शन 79 खत्म होने वाला है और मेरा सेशन भी खत्म होने वाला है। नहीं, I'm saying कि it's good that people are asking lot of questions. Even Abhishek was concerned कि मोबाइल क्यों रख लिया, मेरा मोबाइल से बात तो करने दो, and you answered it very well. Yes. But keep some questions for the end of the session. No, मैं सेशन बस अबाउट टू एंड करने वाला हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि ये जो ये सेक्शन 71, 72, 78, 79 ये अपने आप में बहुत डीप सेक्शन है अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए सेक्शन 79 का जो लास्ट मोड है वो है थ्रू बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। ये कहता है कि अगर कोई भी बॉन्ड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है एक्ट के अंदर और कोई अदर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ है, कोई डिसाइडेड हुआ है कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए, देन और उसमें ये मेंशन कर रखा है कि अमाउंट रिकवर होगी सेक्शन 79 के थ्रू, देन और कोई अदर मोड यूज नहीं होगा रिकवरी के लिए। सेक्शन various section under the act provide other ways also recovery from the particular defaulter, but अगर एक बॉन्ड कोई एग्जीक्यूट हो चुका है गवर्नमेंट के और मेरे बीच में कि that if I made a particular default then this amount has to be recovered as per section 79 only, then section 79 will surpass all other modes of recovery of tax interest penalty from me. So I hope section 79 is I have able to make you understand section 79 and what are the technicalities of section 79. सेक्शन 79 को मैंने 7 बुलेट्स में कंप्लीट कर दिया, बट दिस सेक्शन इज वेरी डीप because of the paucity of the time I have to do this thing, and there are number of judgments to understand this section which we cannot take away right now because it will take more than 2-3 hours. So अगर अब किसी का क्वेश्चन अगर है on the basis of these particular section, means section summons के ऊपर, access to your particular premises या initiation of recovery proceedings and the modes of recovery proceedings, please go ahead and ask me straight away. किसी का कोई भी इंक्वायरी, कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। रोहित जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अभिषेक जी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिए। मिस्टर पार्थो ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पॉइंट को रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। यस, व्हाई नॉट मिस्टर पार्थो, आई जस्ट रिपीट इट अगेन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पॉइंट है रिकवरी टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब अगर मैं एज अ डिफॉल्टर, मेरा रोहिणी के अंदर घर है और क्या कहते हैं और मेरी प्रीमाइसेस, हाँ जी सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।
थैंक यू अरुण जी, आपने पेशेंटली सुना. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच. कोई क्वेश्चन अरुण जी मेरे से पूछना चाहते हो? चलिए, हाँ, मैं पार्थो जी का क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहा था. रिकवरी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसके अंदर पार्थो जी ये होता है कि अगर समझो कोई डिफॉल्टर है और मेरी प्रेमाइसिस रोहिणी में मैं जैसे मैं रहता हूँ और मेरी बिजनेस प्रेमाइसिस यहाँ पे है या मेरा घर यहाँ पर है और मैंने सरकार का करोड़ों के अंदर डिफॉल्ट कर दी है और मैं सरकार के कैच में नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे सरकार कैच होल्ड नहीं कर पाई है, देन सरकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा प्रॉपर ऑफिसर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास वो कहेगा कि इन्होंने गवर्नमेंट को सो मच पेमेंट करना था, इन्होंने नहीं किया है. Then district collector will take the steps against me as the arrears of land, will sell my property, and after that from that proceed will pay to the government. और अगर उसमें से कुछ बच जाता है तो मुझे दिया जाए. I hope कोई और क्वेश्चन किसी का हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. And we are at the end of the session. मेरे पास 4 सेक्शन से नोटिसेज एंड रिकवरी के, एंड आई होप कि मैंने उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है. इसके ऊपर दे आर वेरियस जजमेंट व्हिच वी शुड डिस्कस, जो अभी हम नहीं कर सकते. आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर प्रवीण जैन कि हमें एक दिन दिया जाए टू डिस्कस ओनली डिस्कशंस, टू डिस्कस द पर्टिकुलर जजमेंट्स. Participants may ask questions if they have any. Okay, thank you, sir, for such an insightful presentation. I'm sure Thank you. participant had a good time listening to you. The way you covered the entire topic with so much detail definitely helped all of us to understand the concept thoroughly. If we at JIPA is striving hard to have an amazing speaker on the board. We have such a wonderful session with such a knowledgeable speaker with us, who took out his time to guide and educate all of us. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. And wishing all of you a very happy Vasant Panchami once again. Yes. Now, to conclude the session formally, I would like request Praveen sir for the formal vote of thanks. Okay, I will be requesting Pushpinder sir for the formal vote of thanks. Thank you, Pallavi. Happy Basant Panchami to all the participants and faculty members. Thank you very much, Rahul. As usual, I think your session was very engrossing and it was also very participative in nature, where a lot of participants asked questions, and the topic was also very practical in nature, where people Yes. could correlate things in day out, those who are in practice also. So that really helps, and I would encourage more questions if people could not ask because of the constraint or because of the fact that they are not in the home or they are in transit. Please, you can send your queries to Advocate Rahul, and he will be pleased to answer those. And once again, thank you very much, Parveenji, for providing this platform for interaction of knowledge and spreading awareness about the subjects. Thank you very much, everyone, and have a nice evening. Yeah, thank you so much. Everyone, please ensure that you have filled the feedback and attendance form before leaving the meeting. I request there is one question from Mr. Rohit. रोहित राघवन जी, आप अपने क्वेश्चन को एक बार अनम्यूट करके आप मेरे से एक बार पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ. रोहित जी का क्वेश्चन है, डज इट मेक सेंस फॉर गवर्नमेंट टू यूज वॉलेटाइल एसेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स एसेट्रा टू मिटिगेट द ड्यूज, ऑल द ड्यूज? रोहित जी, एक चीज का एक मैं आपको इस चीज का आंसर आपको एक बहुत सिंपल एक फंडे से देता हूँ. एक फंडा दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि ओके, आई अंडरस्टैंड. एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि गवर्नमेंट को अपने टैक्स का जो इविजन हुआ है उससे मतलब होता है. उसके अंदर गवर्नमेंट सेंस नहीं देखती कि आपके एसेट्स बेचकर, आपका घर की प्रॉपर्टी बेचकर या आपके पर्टिकुलर बिजनेस प्रीमाइसेस को बेच के, जो डिफॉल्टर है उसको बेच के उनको पैसा कैसे मिले.
क्योंकि जब एज अ डिफॉल्टर जब उसने कोई सेंस नहीं लगाई और उसने एज अ बिग इकोनॉमिक ऑफेंस कर दिया है, there is a one Supreme Court judgment which has been quoted by the Bombay High Court, under which it is mentioned properly, economic offense is an offense which is more harsh than the murders in the country. So which means कि गवर्नमेंट कोई सेंस नहीं देखेगी उस टाइम पे कि वेदर इट्स एसेट्स बेचकर या पर्टिकुलर शेयर्स बेच के मुझे पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट ये देखेगी कि जो टैक्स इवेजन हुआ है उसको रिकवरी होना चाहिए, और जो डिफॉल्टर है ही मस्ट गेट पनिश्ड प्रॉपरली। और पनिशमेंट ये नहीं कि जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद करके रिकवरी नहीं होती, सरकार को पता है, इसलिए सरकार ने इसमें प्रोविजन डाला सेक्शन 79 के अंदर, और कोई लूप होल नहीं है सेक्शन 79 के अंदर जो मुझे अभी तक दिखता है कि कोई भी डिफॉल्टर बच सके। और सरकार का मेन ही पर्पस है कि पेमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट के जो टैक्स की इवेजन हुई है। आई होप मेरे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर कोई एनी अदर क्वेश्चन कोई मुझसे पूछना चाहता है, माय नंबर इज आल्सो देयर इन द पर्टिकुलर माय पीपीटी, और या फिर डायरेक्टली प्रवीण जी से भी बात कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझे ईमेल कर दीजिए, या मुझे डायरेक्ट कॉल करके मैसेज करके आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या आपको अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर आती है किसी भी चीज़ को, एक्ट को समझने में, या कोई भी डे टू डे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। आई होप पल्लवी जी कि सब कुछ मेरा सेशन अब कंप्लीट हो चुका है, कोई क्वेश्चन अभी लग नहीं रहे किसी को पूछने हैं। So I think we should end the session. Okay, sir. Now we conclude the session. Sumit ji, please, you can unmute yourself and ask the query. पूछिए सुमित जी, आपको क्या पूछना है? Okay. If all of you kindly join tomorrow at the same time, 6:30. Tomorrow is our last session. Have a nice day. Now we are ending the meeting. Thank you. Thank sir. you everyone for the wonderful Patiently. participants. Thank you so much.